हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ बिकॉज़ हम जो है एक-एक यूनिट को टोटल 10 यूनिट्स होती है और जितनी यूनिट्स मैं करवा पाऊँगी मैं आप उसको स्टार्टिंग टू एंड करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जो है ऊपर तक जाएँगे। बेसिक से यानी कि धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो जल्दी से बस आपको करना क्या है कि आपको बस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस आप ये जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल इतना बढ़ जाए कि मैं और अच्छा काम जो है कर पाऊँ। इसी के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर जो है जुड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ आपको रेगुलर अपडेट्स और जो क्लास के लिंक्स होते हैं और इसके अलावा जो है आपको जो हम रेगुलर क्लासेस करते हैं उसमें पीडीएफ जो होती है यानी कि नोट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएँगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हम जो है अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको रेगुलर क्वेश्चंस जो है मैं कराऊँ यहाँ पर, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर आकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए वहाँ पर जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वो जल्दी से काम स्टार्ट करूँ। वहाँ पर हम क्विज़ेज़ करें, जो भी है मतलब देखिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, यूनिट 1 जो है सॉरी पेपर 1 जो है हमारा नेट का वो क्या माँगता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँगता है प्रैक्टिस। ठीक है? तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपका स्कोर होगा और हमारा जेआरएफ का जो गोल है, जो जेआरएफ का ड्रीम है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। तो जल्दी से इससे जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से भी और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ पर जल्दी से आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका बहुत समय ले लिया, आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। सॉरी अगर आपको लगा हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है आपका, बट ये बताना ज़रूरी था बिकॉज़ मुझे भी तो चाहिए ना कुछ, मतलब मोटिवेट होना है मुझे भी, तो जभी तो मैं अच्छा काम कर पाऊँगी ना। चलिए, तो अभी आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। जिन हम रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट 1 हमने शुरू कर दिया, पेपर 1 की यूनिट 1 कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलती है, इसीलिए हमने इससे शुरू किया है। हमने जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया था रिसर्च एप्टीट्यूड, हमने इसका बेसिक भी समझा, फिर आज जो है हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, परिकल्पना परीक्षण यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेकंड पार्ट है हमारा यानी कि भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आए हैं। तो वहाँ लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझा था, जिसके अंतर्गत क्या होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो है लेवल ऑफ मतलब किस तरीके से अकरेंस की यानी कि किसको चुनाव हम जब करते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट करनी है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो वो हम किससे करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ही जो है प्रोबेबिलिटी जितनी होती है जिसके अंतर ज्यादा जो घटित होने की, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अपनी हाइपोथेसिस को चुनते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया था लास्ट वीडियोज़ में, उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें कराए न, हाइपोथेसिस भी समझी थी जिसके टाइप्स और टाइप्स ऑफ एरर भी हमने समझ लिया है। फिर हमने इस पिक्चर के माध्यम से समझा था कि जब भी हम हाइपोथेसिस ट्रू है उसको उसके बावजूद भी हम उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारा कौन-सा टाइप का एरर होता है, टाइप 1 एरर यानी कि अल्फा। ये अल्फा और बीटा हम लास्ट वीडियो में समझ के आए हैं। जिसने भी नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दूँगी, आप जाकर उसे आफ्टर दिस वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर हमने समझा था कि ये पावर ऑफ टेस्ट समझा था कि 1 माइनस बीटा जो होता है, बीटा यानी कि टाइप 2 एरर, अल्फा यानी कि टाइप 1 एरर। ये समझा था हमने कि जब इसका लेवल बढ़ता है यानी कि यानी कि बीटा क्या है? ये बीटा यानी कि टाइप 2 एरर कब होता है? जब सैंपल साइज़ उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है टाइप 2 एरर होने की? सैंपल साइज़ की, और दूसरा पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा वेरिएंस होते हैं, वैरायटी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक रिसर्चर जो है सॉरी एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, एक नल हाइपोथेसिस को करेक्ट होते हुए भी क्या कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, तब होता है टाइप 1 एरर। तो यानी कि इसके चांसेस जब बढ़ते हैं यहाँ पर जो है इसके चांसेस जब बढ़ते हैं, बढ़ता है ये जब, तो क्या होता है, टाइप 1 एरर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फँस जाता है जब क्या होता है हमारा सैंपल साइज़ बढ़ता है या फिर पॉपुलेशन में वेरिएंस बढ़ जाता है या फिर इस तरीके से वो उलझ जाता है जब रिसर्चर, तो क्या होता है, वो ना चाहते हुए भी नल हाइपोथेसिस जो कि उसे रिजेक्ट करनी होती है और वो गलत भी है, फ़ॉल्स हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट कर लेता है, या तो तब भी टाइप 1 एरर होता है, और अगर वो ट्रू है और इसकी वजह से उसने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया, तब भी जो है टाइप 1 एरर हो जाता है। तो ये जब बढ़ता है लेवल ऑफ पावर ऑफ टेस्ट बढ़ता है यानी कि ये वाला साइड जब बढ़ती है यानी कि हमारा जब सैंपल साइज़ बढ़ता है या फिर हमारा
पॉपुलेशन में वेरिएंस बढ़ता है तो रिसर्चर को होती है प्रॉब्लम, और वो क्या होता है जब ये लेवल बढ़ता है तो क्या हो जाता है, दूसरा नल हाइपोथेसिस का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और सही होते हुए भी या फिर गलत होते हुए भी, या तो गलत होते हुए उसे चुन लेता है या सही होते हुए भी उसे रिजेक्ट कर देता है। ये हम लास्ट वीडियोस में देखा है, ये छोटा सा रिकैप था उसका जो कि हमने यहाँ पे करना जरूरी था। जिसने भी नहीं देखी है लास्ट वीडियोस वो जरूर देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, यानी कि आज का जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या, फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको कि हम क्या करने वाले हैं, उसकी प्रोसेस यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ये हम जो है देखेंगे। चलिए तो पहले क्या है ये जान लेते हैं। परिकल्पना परीक्षण एक व्यापक वैज्ञानिक प्रक्रिया, किस तरीके की साइंटिफिक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वे में सही तरीके से जो है क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है, यानी कि नल हाइपोथेसिस भी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही हमारा जो है क्या होता है पूरा जो है, क्योंकि अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो यानी कि पूरा बेस किसके ऊपर बना हुआ है, हमारा नल हाइपोथेसिस के ऊपर, और किस तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है, ये पूरी एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जिसे समझना होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्या है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसका उपयोग सांख्यिकीय यानी कि स्टैटिस्टिक्स और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के विषयों में किया जाता है। आपको सिर्फ यहाँ से इतनी सी बात समझनी है कि ये क्या है, परिकल्पना परीक्षण क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब आते हैं आगे और हम समझ लेते हैं इसकी प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है क्या चलती है, इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत, पहला है एक औपचारिक अवधारणा या फिर बयान बनाना, यानी कि मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पर ये जीआईएफ में नजर आ रहा होगा आपको, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक स्टेटमेंट लिख रहा है ना, स्टेटमेंट बना रहा है। अब सुनिए, एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल अवधारणा या फिर बयान हम क्या कर लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, वही तो हमारी हाइपोथेसिस होती है ना। उसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब हमने पढ़ा था प्रोसेस के बारे में, जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करना होता है, एक विषय चुनना होता है और वहां पर हमें क्या करनी होती है, अपनी एक हाइपोथेसिस यानी कि एक अवधारणा बना लेनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको याद कर रहा हूँ कि हमने एक्स नाम का फर्टिलाइजर के ऊपर एग्जांपल लिया था कि वो पेड़ के हमारे पौधे को ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो हमने एक अवधारणा बनाई थी ना पहले, नल हाइपोथेसिस क्या बनाई थी कि ये हमारे पौधे को जो है कुछ भी जो है इंक्रीज नहीं करेगा, ये एक्स नाम का फर्टिलाइजर। उसके बाद हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाई थी कि ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके की अवधारणा माइंड में लेके चलते हैं, और एक रिसर्चर हमेशा सोच के चलता है कि नल हाइपोथेसिस को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, और ऑटोमेटिकली उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी कि प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंतर्गत, या फिर परिणाम के परीक्षण की प्रक्रिया जो है, इसके अंतर्गत सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले एक अवधारणा या फिर बयान को बनाना, यानी मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट। इस चरण में शून्य परिकल्पना यानी कि एच नॉट और वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि एच ए को लेकर एक अवधारणा निर्मित की जाती है। ठीक है, एक अवधारणा बनाई जाती है कि जैसे कि वो एग्जाम्पल दिया वही ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, और शोध समस्या को देखते हुए, जो भी हमारी शोध की समस्या है, यानी कि जो भी हमने विषय चुना है, देखते हुए परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से समझा जाता है। यही कि एक्स नाम का फर्टिलाइजर जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया कि जब हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसको ट्राई करेंगे ना, उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे, दो पौधे रखेंगे, हम दोनों में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। एक में हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या फिर दो अलग अलग पौधे ना रख के एक ही पौधा रखेंगे और डालकर देखेंगे कि फर्टिलाइजर एक्स जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंक्रीज होगा तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, हमारी समस्या को उस परिकल्पना के माध्यम से क्या करेगा, स्पष्ट कर देगा कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस के अंतर्गत, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परिकल्पना जो है, सॉरी एक परिकल्पना या फिर एक जो अवधारणा है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, एक जो बयान है, उसे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, उसे सबसे पहले बना लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप है किसमें, ये परीक्षण की प्रक्रिया में, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंतर सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, देखिए ये बहुत ही ना क्लमजी हो जाता है, मतलब कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि नॉर्मल है और बिल्कुल खोल खोल के एक शब्द को समझ लेंगे, जैसा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक अपनी वो बात पहुंचा सकूं जैसे कि मैंने अपने समय पर समझा था, एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा चीजों को लेकर छोटे छोटे शब्दों को भी एक्सप्लेन करके पढ़ा था, तो क्या है वो लंबे समय तक आपके माइंड में सेट रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊं, वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन क्या हो, आपको वो समझ में आए। तो सेकेंड स्टेप क्या है,
उपरोक्त परीक्षण महत्व का निर्धारण। अब क्या करेंगे, हमने एक अवधारणा बना ली है, एक बयान बना लिया, यानी कि एक हाइपोथेसिस हमारे माइंड में सेट कर ली है कि एक अनुमान लगा लिया है। अब क्या करेंगे, उपयुक्त परीक्षण महत्व का निर्धारण करेंगे, यानी कि सेलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल। अब क्या करेंगे, सेलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल हम करके आ चुके हैं, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल के बारे में हम पढ़कर आ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या बताता है हमें, कि जो है कौन सी तरफ, मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है, किस, और इसी के ऊपर बेस करता है क्या हमारा एरर, टाइप ऑफ एरर। अगर हमने गलत होते हुए भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तब भी टाइप 1 एरर होगा, इस तरीके से। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंस लेवल पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उपरोक्त परीक्षण महत्व का निर्धारण करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करेंगे क्या, सिग्निफिकेंस लेवल। परिकल्पना का, अब पढ़ते क्या है, परिकल्पना का पूर्व निर्धारित महत्व के स्तर यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल पर परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिकल्पना का, जो हमारी पहले से निर्धारित परिकल्पना है, हमने जो बना लिया है, एक बयान बना लिया है, उसका क्या करेगा, उसको ये रिसर्चर जो है सेलेक्ट करेगा, ढूंढेगा, समझेगा और उसे क्या करेगा, सेलेक्ट करने के लिए क्या करेगा, परिकल्पना का पूर्व निर्धारण, उसको क्या करेगा, महत्व के स्तर पर परीक्षण किया जाता है उसका, और इस तरह इसे निर्दिष्ट कर लिया जाता है, यानी कि चुन लिया जाता है और उसे क्या कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसका क्या करके, टेस्ट करके ये सही या फिर महत्व के स्तर पर उसका टेस्ट कर कर उसे कर लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है आगे, जो सामान्यतः 5% या फिर 1% तक पी वैल्यू में रखा जाता है। अब ये 5% और 1% है क्या, तो जब तक हमारा ये लेवल जो है नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी हमने बनाई है, उसका लेवल जब 5% या 1% तक रहता है, तब तक वो जो है हमारी हाइपोथेसिस वही रहती है जो कि हमारे हमने बनाई है, ठीक है ना, जो कि चल रहा है सही में। जो लेकिन जैसे ही उससे बढ़ता है, तब क्या हो जाता है हमारा, वो कैसे बढ़ता है, सैंपल साइज, और उसमें हम जब रिसर्च करते हैं तब वो जो है अगर बढ़ता है या घटता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें नल हाइपोथेसिस को चूज करना पड़ता है, या फिर हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज करना पड़ता है, जब ये बढ़ता और घटता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है। पहले नंबर पे हमने क्या कर लिया, अवधारणा बना ली। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है, सिलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल। अपने परीक्षण के लिए अपनी जो परिकल्पना है, पूर्व निर्धारित परिकल्पना है, उसका क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर उसका परीक्षण कर लिया हमने, ठीक है, और इससे इस तरह हमने क्या किया, उसको निर्दिष्ट कर लिया या फिर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगला, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, यानी कि तीसरा स्टेप है, वो है महत्वपूर्ण डिजाइन का निर्धारण। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, सिलेक्टिंग अ डिजाइन। अब हम क्या करेंगे, अपना महत्वपूर्ण डिजाइन जो है, जो हमारा होने वाला है आगे, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। क्या है, महत्व के स्तर के निर्धारण के बाद, पहले हमने महत्व का स्तर निर्धारण कर लिया कि कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने रखना है। फिर उसके बाद परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया में अगला जो चरण आता है, उपयुक्त न्यायाधीश का वितरण निर्धारण होता है, व एक डिजाइन का निर्धारण किया जाता है। एक डिजाइन बना लिया जाता है जिसमें हमें क्या करना है कि किस तरीके से हम आगे की प्रोसेस करने वाले, टेस्ट करने वाले, फिर हम निष्कर्ष भी निकालेंगे। अभी तो ना, टेस्ट करने का मतलब क्या है, देखिए, हम बच्चे का स्कूल में जो टेस्ट होता है, हमारी जो मान लीजिए अभी नेट की हम हम जो टेस्ट देंगे, नेट का जो एग्जाम देंगे, उसका क्या मतलब, क्यों लेना है वो हमें, कि उससे हमें कुछ रिजल्ट मिले, हम पास होंगे, फेल होंगे, तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ना, तो निर्णय निकलेगा। तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए भी टेस्ट कर रहे हैं हम, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डिजाइन प्रॉपर बनाना पड़ेगा। हमने एक बयान बना लिया, फिर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, न्यायाधीश का वितरण निर्धारण करेंगे, और दूसरी चीज क्या करेंगे, अपना एक डिजाइन तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे टेस्ट का प्रोसीजर चलाना है, ठीक है। तो फिर तीसरे पे क्या करेंगे, हम सेलेक्टिंग अ डिजाइन, यानी कि महत्वपूर्ण डिजाइन का निर्धारण हम यहाँ पर करेंगे। निर्धारण हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया, अपना न्यायाधीश भी सेलेक्ट कर लिया, उसका भी वितरण कर लिया हमने, यानी कि न्यायाधीश यानी कि सैंपल का भी कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे यानी कि चौथे स्टेप के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आवश्यक संगणना करना, यानी कि कंप्यूटिंग अन एप्रोप्रिएट वैल्यू। क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमने सैंपल चूज कर लिया है उसको कैलकुलेट करेंगे। क्या करें, देखते हैं जरा। अगले चरण में न्यायाधीश को चुनने के बाद प्रासंगिक वितरण का उपयोग किया जाता है, या उपयोग करने वाले आंकड़ों के उपयोग से संबंधित न्यायाधीश आंकड़ों से उचित मूल्य की गणना की जाती है। हमने न्यायाधीश चूज कर लिया, यानी कि ये वाइडर जो पॉपुलेशन थी हमारी, इसके अंतर्गत से हमने क्या करा, एक छोटा नंबर का क्या कर लिया, पॉपुलेशन को लेके, तो हमारा क्या बन गया, सैंपल बन गया, ठीक है। हमने सैंपल ले लिया अपना, यानी कि मान लीजिए 1000 लोगों पे हमें रिसर्च करनी है, उसमें से हमने क्या कर लिया, 10 या फिर 100 सैंपल में ले लिया, चलो 100 नंबर 100
पीपल जो है या फिर 100 लोगों को या ले लिया हमने, क्या अपना सैंपल चूज कर लिया। ठीक है, अब इस पर आसानी होगी ना, कहाँ 1000 कहाँ 100, तो बहुत डिफरेंस है। तो ये हमने चूज कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, अगले न्यायाधीश को चुनने के बाद, अब हमने चुन लिया, चुनने के बाद क्या करेंगे, प्रासंगिक वितरण का उपयोग करने वाले आंकड़ों के उपयोग से संबंधित न्यायाधीश आंकड़ों से उचित मूल्य की गणना करेंगे। अब इनके अब इसी सिर्फ इन 1000 का जो मूल्यांकन करेंगे, अब वो हम इन्हीं 100 के बेस पर कर देंगे कि ये कैसा सोच रहे हैं, या फिर हमारे रिसर्च का जो भी टॉपिक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एग्जांपल दिया था एक मूवी हॉल का, कि एक रिसर्चर को एक मूवी के रिव्यूज जानने, तो वो क्या करेगा, मूवी हॉल में से जो भी लोग बाहर निकल रहे, एक मूवी हॉल के बाहर गया, वो मूवी खत्म हुई, मूवी हॉल के बाहर गया, मूवी हॉल से लोग बाहर निकल रहे हैं, और 200 250 300 लोग थे एक ही मूवी हॉल में, लेकिन उस क्या 200 250 300 लोगों से पूछेगा नहीं, क्या होता है 2 4 5 10 या 20 लोगों से उसने पूछ लिया, उसके बाद क्या कर लिया, उसी का क्या कर उसने एवरेज निकाल लिया, और एवरेज निकालने के बाद उसने क्या कर लिया, और एवरेज कैसे निकालते हैं, एक ये जानना आपका जरूरी है यहाँ पर, ये एक्स बार, ठीक है ना, ये एक्स बार जो है ये इसी के अंतर्गत आता है। जब हम एवरेज निकालते तो कैसे निकालते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम, मान लीजिए उसने मूवी है, उसमें से कुछ लोग थे, उसने मान लीजिए उसने यहाँ पर कितने 600 लोग थे, या फिर 60 लोग, मान लो 60 लोग थे, 60 लोगों में से उसने ऐसे 6 लोग निकाल लिए। ठीक है, इन 6 लोगों से मैं पूछ लूंगा भाई, तो ये होगा, तो वो क्या करेगा, उन 6 लोगों को क्या करेगा, इनको प्लस करके, यानी कि सैंपल को, यानी कि 6 वैल्यूज को प्लस करेगा, और प्लस करके क्या कर देगा, इससे 6 से ही डिवाइड कर देगा, तो क्या आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू उसकी आ जाएगी, यानी कि मीन वैल्यू आ जाएगी उसकी। और जब उससे मीन वैल्यू आ जाएगी, तब उसकी रिसर्च का जो है रिजल्ट भी एक तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ये था क्या, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो ये एक्स बार है, इससे डिनोट करते हैं क्या, एवरेज निकालने के लिए। एवरेज कैसे निकाला जाता है, कि हमने क्या करा, अपने जैसे कि 100 को निकाला है, तो 100 में से क्या कर लिया उसको, हमने यहाँ पर मान लो 60 लोग निकले थे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा लिया कि मूवी हॉल से 60 लोग बाहर निकले, उसमें से उसने सिर्फ 6 लोगों को चुन लिया अपना, कि मैं इससे इससे उससे, और हर एक लेवल भी ले लिया उसने, कि मैं हर एक एज ग्रुप के बच्चे से, बच्चा बड़ा या फिर कोई यंग है उससे, तो लेवल भी चूज कर लिया, तो वैसे उसने 6 लोग निकाल लिए। तो इन 6 को क्या करेगा, इन 6 के रिव्यूज को वो ऐड करेगा, और उसका क्या करेगा, 6 से डिवाइड कर देगा, तो ये स्टैटिस्टिकल में ऐसा होगा। ठीक है ना, यानी कि क्वांटिटेटिव जब हम कर रहे होंगे तब, यानी कि कुछ ऐसा होगा चूज करने के लिए जहां पर आंकड़ों में निकल सके, तब हम ऐसा वाला जो है कर सकेंगे। गुणात्मक में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, उनके रिव्यूज को मिक्स करके जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उसको जो है बता दिया जाता है, लेकिन एवरेज जो है वो इसी प्रकार निकाली जाती है। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, एवरेज का जितने नंबर्स दिए होते हैं उनको टोटल को प्लस करके, और नंबर ऑफ जितने होते हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यही होता है इसमें भी एवरेज निकालने के लिए, और इससे उसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो हमारी मीन वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने सैंपल साइज को चुनने के बाद फिर क्या करेगा, प्रासंगिक वितरण का उपयोग करके जो भी उसको चाहिए जैसे भी तरीके से करना है, करने वाले आंकड़ों के उपयोग से संबंधित न्यायाधीश आंकड़ों से एक उचित मूल्य की गणना कर देगा, यानी कि कंप्यूटिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू निकाल लेगा, जिससे कि क्या होगा, उसका जो अभी तक चल, मतलब कि पहले में उसने अवधारणा बनाई, दूसरे में उसने क्या किया, पहले में अवधारणा बनाई थी, दूसरे में उसने सिग्निफिकेंस लेवल चूज कर लिया, तीसरे में उसने डिजाइन बनाया, फिर टेस्ट कर लिया, अपना न्यायाधीश चुन लिया, उसको जो है किस तरीके से उसको टेस्ट करना था, आंकड़े कैसे निकालने थे वो कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये चला, अब तक परीक्षण हो रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, अब यहाँ पर उसने जब उसने फाइनली क्या कर लिया, अपनी एक वैल्यू कंप्यूट कर ली है, एक वैल्यू ड्रॉ कर लिया अपनी, यानी कि एक कैलकुलेट कर लिया है, अब वो क्या करेगा, इसमें निष्कर्ष निकालेगा। क्या करेगा, इसका निष्कर्ष निकालेगा, है ना, निकलेगा ना, यहाँ पर ये होने के बाद इसका निष्कर्ष निकल जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष आ जाएगा, और हम निर्णय ले सकेंगे। तो क्या होगा, ड्रॉ कंक्लूजन, ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक अ डिसीजन, यानी कि निष्कर्ष निकालना और निर्णय लेना, अंतिम जो स्टेप आता है हमारा, फिर हम क्या कर देते हैं, उससे फाइनली हम अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर करते हैं, यानी कि निर्णय ले लेते हैं। तो गणना करने के बाद, यानी कि कैलकुलेट करने के बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात संभावना की गणना की जाती है और तुलना की जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो फिर हमने स्टार्टिंग टू एंड पहले अवधारणा बना ली, फिर क्या किया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज किया, जिससे कि लेवल पता चल गया, तो हमें पता चल गया कि हमें नल हाइपोथेसिस के साथ जाना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ जाना है। फिर हमने एक डिजाइन तैयार किया। ठीक है, एक डिजाइन तैयार करने के बाद हमने वहां से सैंपल कैसे लेना है ये सब डिजाइन में आ गया हमारे। सैंपल ले लिया, अब सैंपल को हमने क्या किया, उसकी मीन वैल्यू यानी कि उसकी एवरेज निकाल ली, और वहां से हमें क्या मिल गया, अपना निष्कर्ष मिल गया, और अब हम निर्णय लेने के योग्य हो गए हैं। तो इस तरीके से इन 5 जो है स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस
को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही थ्योरी की बात। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने इतना सारा बोल दिया है तो समझ में आया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया या कहीं पर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट बाकी है तो वो अब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक पिक्चर रखी है, यानी कि एक स्टेप्स रखे हैं, या नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बात वही है, ठीक है ना। क्या है, स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, ये हम जानते ही हैं। डेटा होता है हमारे पास एक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक वैल्यू बना सॉरी एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। डेटा का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने एक माइंड में कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हमने चूज करते हैं ना कि हमें हमारी रिसर्च प्रॉब्लम ये है, हमने ये विषय पर रिसर्च करनी है, ये हमारा रिसर्च का टॉपिक है। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्टेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बना ली हमने, यानी कि क्या कर लिया, एक अवधारणा बना ली, जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा। उसके बाद सेलेक्ट द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि किस तरीके का, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करके उसके बाद हमने कौन सा टेस्ट करना है इसके ऊपर, फिर हम वो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कैलकुलेट किया, जैसे कि अभी साल लास्ट समझा, हमने कैलकुलेट कर लिया, उसकी गणना कर ली, यानी कि उसका औसत मूल्य, यानी कि मूल्यांकन करा, यानी कि कैलकुलेट करके क्या कर लिया, अब कैलकुलेट किया। और अब बारी आएगी किसकी, डिसीजन की। तो डिसीजन में क्या आएगा, जब हमने कैलकुलेट कर लिया, तो जब कैलकुलेट करने के बाद हमारा डिसीजन लेना होगा, तो डिसीजन कैसे आएगा, या तो हम डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर सही हुई, अकॉर्डिंग टू आवर किसके, अकॉर्डिंग टू आवर निष्कर्ष, यानी कि हमारा जो डिसीजन होगा, हमारा जो यहाँ से एवरेज निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, या तो हम इसके साथ चले जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। या फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि या फिर हम उसको फॉल्स होगी और उसे रिजेक्ट कर देंगे। कंक्लूजन तो तभी निकलेगा ना, जैसे कि वो एक्स नाम का फर्टिलाइजर, फिर से याद करो वो एग्जाम्पल एक्स नाम का फर्टिलाइजर वाला, फिर से याद करेंगे तो क्या होगा, अगर वो पहले में क्या था, नल हाइपोथेसिस में हमने क्या लिया था कि ये इंक्रीज नहीं होगा, कितना ही फर्टिलाइजर डाल लो एक्स नाम का, इंक्रीज नहीं होगा। और उसके अकॉर्डिंग हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी, उसमें क्या था कि ये इंक्रीज होगा। अब रेगुलर डाल रहे हैं 10 दिन तक, ये एक्स नाम का फर्टिलाइजर डाला, ठीक है ना, एक्स नाम का फर्टिलाइजर यहाँ डाला, टेस्टिंग हुई इसकी, टेस्टिंग होने के बाद 10 दिन बाद हमने कैलकुलेट किया और पौधे को आकर देखा, कैलकुलेट कर लिया और पौधे को आकर देखा, तो डिसीजन लिया हमने, अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो नहीं बढ़ा तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि नॉट रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि सेलेक्ट हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली ये वाली जो हमारी होगी अल्टरनेटिव, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, डिपेंड करता है कि हमारा जो है निर्णय क्या निकला है, यानी कि स्टेटिस्टिकल डिसीजन हमारा आया क्या है, फाइनली हमने एवरेज निकाला क्या है, इस पर जो है डिपेंड करता है, यानी कि हमारे सैंपल पर, सैंपल की टेस्टिंग पर, टेस्ट होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या है, तब जो है हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। और वो निर्णय क्या होता है, या तो हम नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ही क्या करता है, हमारे टाइप्स ऑफ एरर को भी बताता है। अगर हमने सही होते हुए भी नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगी, हमारी टाइप 1 एरर हो जाएगा। तो ये कि सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो आई होप अब क्लियर होगा। एक पिक्चर और है मेरे पास, यहाँ पर ये है, इसको मेरे ख्याल से अब तो समझने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा क्लियर में, शायद मैं अपने टाइम पे जब मैंने पढ़ा था तब भी नहीं हुआ था जितना अभी मुझे और ज्यादा क्लियर हो गया। तो आई होप आपको भी वो क्लियर होगा। सबसे पहले क्या हुआ, अवधारणा बनाई, यहाँ पर ये रिसर्चर है, इसने अवधारणा बना ली, माइंड में कुछ सोच लिया है, एक तैयारी कर ली है, फिर इसने क्या किया, टेस्ट करना है कैसे है ये सोच लिया माइंड में, फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इसने क्या कर लिया, अपना एक निर्णय तैयार कर लिया। और क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, या तो नल हाइपोथेसिस को चूज कर लेगा अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट, या फिर क्या करेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज कर लेगा। तो ये हो रहा हमारा क्या, आज का जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की पूरी हमारी क्लास, ठीक है। ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब एक चीज और यहाँ पर छोटी सी बच्ची है, इसे भी समझ लो, क्या है, महत्व के स्तर पर प्रभावित करने वाले जो है कारक। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं, ठीक है ना। अफेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है अफेक्ट करेंगे ना। कुछ चीजें ऐसी होती है, वो क्या है, पहला क्या है, न्याय न्यादर्श माध्य के बीच अंतर, यानी कि वही मीन, वो जो हमारा सैंपल साइज में हमने वो जो उसकी मीन वैल्यू निकलेगी, उसमें डिफरेंस या फिर आधे, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये इसके परिणाम पर भी असर करेगा, क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं हम, याद है ना आपको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में या तो हम वो नल हाइपोथेसिस चूज करते हैं, या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, जो भी घटित हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा, और किस पे इफेक्ट करेगा, क्या चीज इफेक्ट करेगी, हमारे न्यायदर्श का साइज, ये हम पहले देख आ चुके हैं कि न्यायदर्श का साइज भी जो है इस पर इफेक्ट करेगा। दूसरा, विषयों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, एक्स नाम का फर्टिलाइजर, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वही हमारे क्या करेगा,
परिवर्तन होगा तब भी, परिवर्तन नहीं होगा तब भी वो क्या करेगा, हमारे को कौन सी हाइपोथेसिस सही है ये चूज करने में हेल्प करेगा। तो ये थे क्या, हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला न्यायादर्श वाद्य के बीच अंतर का परिणाम भी जो है इफेक्ट करेगा, हमारे न्यायादर्श का साइज यानी कि सैंपल का साइज, और दूसरा हमारे विषय जो भी हमारा जो चीजें टॉपिक है जिसपे बात कर रहे हैं उसमें परिवर्तनशीलता भी क्या करेगी उसको, यानी चेंजेस करते रहेंगे हम बार बार, या फिर जो भी चेंजेस आएंगे वो भी हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या करेगा, इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा आज का पूरा क्लास। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज आप लोग शेयर किया कीजिए क्लास को, मुझे बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, और मैं भी आप में से एक हूँ, यानी कि इससे पहले मैं भी तैयारी कर रही थी, तो सपोर्ट की जरूरत तो डेफिनेटली होगी, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है थोड़ा भी कि मेरे अंदर वो स्पार्क है और मैं आपको और अच्छा दे सकती हूँ, तो जरूर इसको जो है हम चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर